नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसी न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। बुधवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर में मंत्री परिषद की बैठक संपन्न हुई। बैठक में मंत्री परिषद द्वारा द्वितीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2024-25 का विधानसभा में उपस्थान के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन, डेयरी उद्यमिता को प्रोत्साहन देने एवं दुग्ध प्रसंस्करण में वृद्धि हेतु राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के एमओयू करने का निर्णय राजधानी रायपुर में 15 जनवरी से 15 फरवरी तक आयोजित ऑटो एक्सपो के दौरान वाहनों के लाइफ टाइम रोड टैक्स पर एक मुश्त 50% की छूट दिए जाने सहित अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा, कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम, दयाल दास बघेल, टंकराम वर्मा, केदार कश्यप, ओपी चौधरी, लखनलाल दिवांगन, श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े मौजूद थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में सहकारिता विभाग के अलग अलग पदों के लिए सेलेक्ट हुए 334 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सहकारिता मंत्री केदार कश्यप, राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी और सहकारिता के अधिकारियों की उपस्थिति में व्यापम द्वारा चयनित 334 अभ्यर्थी जो सरकारी बैंक के विभिन्न पदों पर चयनित हुए हैं, उनको नियुक्ति पत्र देने का काम किया गया है। ऐसे अवसर पर सभी नवनियुक्त अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई। सहकारिता विशेष रूप से किसानों के बीच आर्थिक क्रांति के लिए एक माध्यम है और हमें पूरी उम्मीद है कि 334 नए चयन से सहकारिता के क्षेत्र में एक नई क्रांति आएगी। प्रदेश की 4 जगहों में बैंक की नई शाखा का उद्घाटन किया गया है। इससे हमारे किसान भाइयों को भी बहुत लाभ होगा। पत्र दिया, लंबे समय से मांग कर रहे थे। आज हमारे प्रदेश के सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप जी और प्रदेश के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी और सहकारिता के अधिकारियों की उपस्थिति में व्यापम द्वारा चयनित 334 अभ्यर्थी जो सहकारी बैंक विभिन्न पदों पर चयनित हुए हैं, उनको नियुक्ति पत्र प्रदान करने का काम किए हैं। और ऐसे अवसर में सभी नवनियुक्त अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सहकारिता विशेषकर किसानों के बीच में आर्थिक क्रांति के लिए एक माध्यम है और हमको पूरा उम्मीद है कि 334 नए चयन से सहकारिता के क्षेत्र में एक नई क्रांति आएगी और प्रदेश के 4 जगहों में बैंक की नई शाखा का भी आज शुभारंभ किए हैं। आपका रायगढ़ जिले में तमनार, जसपुर जिले में बगीचा और महासमुंद में गढ़ फुलझर और सिरपुर, ये 4 नवीन बैंक की शाखा का भी शुभारंभ किए हैं। इससे भी हमारे किसान भाइयों को बहुत लाभ होगा। कॉर्पोरेशन में करोड़ों का घोटाला है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंगलवार की शाम निजी कार्यक्रम में शामिल होने बिलासपुर पहुंचे। इस बीच उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश भर के अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की। छत्तीसगढ़ में टमाटर के दाम बढ़ाने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल काफी नाराज नजर आए। उन्होंने टमाटर के दाम बढ़ाने को प्रदेश सरकार की नाकामी से जोड़ दिया। उन्होंने कहा, पहले फल सब्जी के किसानों को 10,000 रुपए प्रति एकड़ मदद मिलती थी, अब योजना बंद है। पूर्व मुख्यमंत्री ने नक्सल मामले को लेकर कहा कि हमारी सरकार के समय 600 गांव से नक्सलियों को बाहर किया गया था। वहीं भाजपा सरकार में आदिवासियों को तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में जाना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने धान खरीदी में किसानों को हो रही समस्या पर सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि सरकार प्रायोजित रूप से किसानों पर समस्या थोप रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस के संगठन में फेरबदल को लेकर पूछे गए सवालों में उन्होंने स्वयं को अलग करते हुए कहा कि CWUC की बैठक हुई है और जल्द ही राष्ट्रीय स्तर पर रिक्त पद नियुक्त होगी। देखिए, धान खरीदी के मामले में कांग्रेस पार्टी लगातार किसानों की समस्याओं को उठाती रही है। पिछले वर्षों में भी धान खरीदी हुई, लेकिन जिस प्रकार से परेशानी इस साल किसान महसूस कर रहे हैं वैसा कभी नहीं हुआ। और दुर्भाग्यजनक बात यह है कि ये शासन के द्वारा प्रायोजित किसानों पर थोपी गई समस्या है।
जैसे उदाहरण के तौर पे शासन सही समय पे बारदाना नहीं खरीदी। दूसरा, अनावारी के लिए केवल पटवारी नहीं बल्कि उसमें शिक्षक और जनपद के पदाधिकारी, पंचायत के सचिव या रोजगार सहायक, इसकी टीम बनाई गई और अनावारी रिपोर्ट कम लिखने के लिए एसडीएम और कलेक्टर के द्वारा मौखिक रूप से दबाव बनाया गया। तीसरी बात यह है कि सरकार ने पिछले जो निर्णय हुए थे जिसमें ये निर्णय लिया गया था कि 72 घंटे के अंदर में धान खरीदी केंद्र से धान उठाना है, अब उसको पलट दिया गया और उसके बोले फरवरी के बाद से उठाना शुरू करना है। इसके कारण से हुआ ये कि सभी सोसाइटियों में धान जाम हो गया और जाम होने के कारण से उठाव हुआ नहीं है और अब वो तालेबंदी की स्थिति में है। बहुत सारी जिलों में स्थिति है, बहुत सारे खरीदी केंद्र में स्थिति है। अभी नहीं हुआ है तो 2-4 दिन बाद हो जाएगा। परिवहन ये लोग कर नहीं पाए हैं और जो पहले धान खरीदी केंद्र से सीधा धान का उठाव राइस मिलर करते थे उस नियम को भी बदल दिया गया। पहले धान खरीदी केंद्र से संग्रहण केंद्र लाएंगे और संग्रहण केंद्र के बाद ही डीओ कटेगा। अभी तक तो किसी राइस मिलर को डीओ नहीं कटा। इस सरकार की नाकामी ये है कि देखिए, ननकी राम कंवर जी जब गृह मंत्री बने थे तो 6 महीने में खत्म कर दूंगा बोलो, फिर 2 साल, फिर 5 साल। ये बात सही है कि नक्सली बहुत उसका संगठन बहुत कमजोर हो चुका है। उसका कारण भी है कि एक तो पूरे देश भर में कमजोर हो गया, दूसरा छत्तीसगढ़ में भी पिछले 5 साल में हमने करीब 600 गांव नक्सलियों से खाली कराया, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 600 गांव से आदिवासी पलायन कर गए थे, जो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या दूसरे प्रदेशों में, महाराष्ट्र, सीमावर्ती जो राज्य है, उड़ीसा, यहाँ पलायन करने के लिए बाध्य हुए थे। लेकिन हमने 600 गांव खाली करा लिए नक्सलियों से। दूसरी बात यह है कि पहले बफर जोन में ही कैंप खुलते थे। हमारे इन 5 वर्ष के शासनकाल में जो कोर सेक्टर है वहाँ जाके कैंप खोले गए। और दूसरी बात यह है कि जो आम जनता की सुविधा जैसे मिलना चाहिए, आपको याद होगा 2011 की जनगणना बस्तर के बहुत सारे हिस्सों में नहीं हो पाया था, मतलब वहाँ शासकीय कर्मचारी अधिकारी पहुंच ही नहीं पाए थे। यहाँ रिकॉर्ड है। तो वहाँ अब जब वहाँ नहीं पहुंचे हैं तो बहुत लोगों को राशन कार्ड भी नहीं है, जॉब कार्ड भी नहीं है। हमारे शासनकाल में हमने न केवल जॉब कार्ड बनाया, राशन कार्ड बनाया, स्कूलें हमने खोली, पीडीएस साहब भी खोले, आंगनबाड़ी केंद्र खोले, सड़कें बनवाई। और उसका कारण भी है, सड़क क्यों बना और पिछले 5 वर्षों में सड़क कटा नहीं। आप बिलासपुर के लिए नए हैं क्या? क्या सवाल पूछते हो आप? नए लोगों को मौका मिलेगा क्या? देखिए, सीडब्ल्यूसी में जो बैठक हुई उसमें तो ये है कि जितने पद रिक्त वगैरह हैं उसे जल्दी से भरने का फैसला हुआ। हालांकि उस बैठक में नहीं था, है ना, लेकिन वहाँ फैसले जो मीडिया के माध्यम से जो पता चला वो यही है कि जो खाली पद है उसको जल्दी जल्दी भरा जाना चाहिए पूरे राष्ट्रीय स्तर पर। और निष्क्रिय पद है उसको कब खाली? अब देखो, ये संगठन जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था तब मुझसे सवाल पूछे तो मैं उसका जवाब देता था। आज मैं उस दायित्व से भी मुक्त हूँ, इसलिए मैं कोई बात नहीं कर पाऊंगा। ये सरकार डरी हुई है नगरीय निकाय चुनाव कराने में, पंचायती राज चुनाव कराने में। अरे इनको संविधान वगैरह क्या लेने देने, मानते कहाँ है भाई? 1 दिसंबर को महाराष्ट्र में सरकार गठन हो जाना था, 5 दिसंबर को शपथ लिए, मतलब 4 दिन राष्ट्रपति शासन भी नहीं लागू हुआ। जबकि जैसे कार्यकाल समाप्त हुआ, राष्ट्रपति चाहिए था कि वहां राष्ट्रपति शासन लागू करते थे, राज्यपाल गवर्न करते।
लेकिन वो तो हुआ नहीं। तो यहाँ भी जो सर्कुलर निकला है, आपने देखा होगा जो अध्यादेश जारी किया है, उसमें दो चीजें हैं जो बहुत आपत्तिजनक है। पहली बात तो यह है कि मतदान के तारीख तक के मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं। मतलब जब आप तैयारी करोगे, आपके वार्ड में मान लो 1000 मतदाता है, आप उस हिसाब से रणनीति बनाते हो। अब आखिरी दिन आपको पता चला 200 और जुड़ गए। सरकार का किस तरीके से सरकार को देख रहे हैं आप? अब तक क्या सबसे बड़ी नाकामी क्या है भाजपा? देखिए, जितने हमारे जनोन्मुखी कार्यक्रम थे, जनहितैषी कार्यक्रम थे, वो सबको बंद कर दिया गया। पहली बात यह है कि आपके राजीव गांधी किसान न्याय योजना वो बंद कर दिया उन्होंने, जिसमें 4 किस्तों में पैसा देते थे, और धान ही नहीं बल्कि जो मक्का बोते थे बरसात में, जो कोदो कुट की रागी बोते थे या फल सब्जी लेते थे, उसको भी हम तो प्रति एकड़ 10,000 रुपये देते थे। अब वो बंद हो गया, और बंद होने के कारण से क्या हुआ कि सब जो सब्जी बाड़ी वाले थे या कोदो कुट की रागी बोते थे, वो सब धान में आ गए। और यही कारण कि आज टमाटर 50 रुपया है, क्योंकि सब्जी का रकबा बरसात में कम हो गया। क्या कीमत है टमाटर की? 40 से 60 के बीच में। पहले इस सीजन में पिछले साल 10 रुपया 20 रुपया। आज ये सरकार की नाकामी के, ये छत्तीसगढ़ सरकार के गलत निर्णय के कारण से आम जनता को महंगा टमाटर खरीदना पड़ रहा है। नंबर 1। नंबर 2, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोले। आज स्कूल में शिक्षकों को पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं है, डस्टर चाक खरीदने के पैसे नहीं है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस, और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन के द्वारा विधायक बनने के बाद अनगिनत विकास कार्य किए गए हैं, जिसमें अब एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ने जा रहा है, जिसके तहत रामनगर मुक्तिधाम का कायाकल्प जल्द ही होने जा रहा है। मुक्तिधाम के स्वरूप को बदलने के लिए लगने वाले खर्च को देखते हुए विधायक वैशाली नगर ने बड़े उद्योगपतियों एवं व्यवसायियों की एक बैठक आहूत की, जहां उन्होंने अपनी मंशा का प्रारूप सभी के समक्ष रखा और उस पर गहन चर्चा भी हुई। परंतु चर्चा तो बेनतीजतन निकली, लेकिन 2 दिन बाद शहर के सबसे बड़े भवन निर्माता एवं समाजसेवी अजय चौहान सामने आए और रामनगर मुक्तिधाम को विधायक रिकेश सेन की मंशा अनुरूप बनाने का जिम्मा ले लिया। इस प्रोजेक्ट में लगने वाले लगभग 5 से 10 करोड़ रुपए भवन निर्माता एवं समाजसेवी अजय चौहान खर्च करेंगे और यह पूरा बन जाने के बाद किसी बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान की तरह नजर आएगा। कैसा होगा नया स्वरूप, इसकी पूर्ण जानकारी वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने मीडिया को दी है। कॉन्सेप्ट ये है कि मेरी सोच थी कि मैं अपने विधानसभा में कुछ नया करते जाऊं, तो उसे लेके मैंने तय किया कि रामनगर मुक्तिधाम, जहां पे 5 विधानसभा के लोग वहां पे अंतिम संस्कार के लिए आते हैं, जहां पे 101 रुपये में मात्र लकड़ी भी मिलती है, तो उस स्थान पे मैंने 50 उद्योगपतियों को मैंने शामिल किया। मैं चाहता था कि नगर निगम, विधायक और राज्य सरकार और कोई उद्योगपति पीपी मॉडल में मैं उसे तैयार करूँ। उसके लिए मैंने 50 उद्योगपति को आमंत्रित किया, उनसे निवेदन किया कि मुक्तिधाम में अपना सहयोग कीजिए। तो सबके अपने अपने कारण थे और कुछ राशि का आवंटन कर रहे थे जिसमें उतनी पूर्ति नहीं हो पाती। इसके लिए 5 से 10 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी। 4 करोड़ रुपए मैं अपना निधि देना चाहता था, 3 करोड़ रुपए अरुण साहू जी से मैंने बात किया था। उसके बाद मेंटेनेंस का भी टेंशन था और साथ में ये भी था कि जो 2 करोड़ रुपए नगर निगम को जो लकड़ी का अधिभार पड़ता है उससे कैसे बचा जाए। तो मैंने इसके लिए उद्योगपतियों से बात किया। उसमें से एक उद्योगपति ने कहा कि ये सारा जवाबदारी आप मुझे दे दीजिए, ये सब मैं करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि भाई 5 से 10 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि ये सब मैं कर लूँगा। मतलब लकड़ी का कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं गोबर की लकड़ी बनाऊँगा, बस नगर निगम गोबर उपलब्ध करा दे और बिजली और पानी दे दे। तो इस शर्त पे टर्म्स ऑफ कंडीशन के आधार पे अजय चौहान ने कलेक्टर मैम को एक पत्र दिया, मुझे पत्र दिया, नगर निगम कमिश्नर को दिया। कलेक्टर मैम ने स्वीकृति देते नगर निगम कमिश्नर को उन्होंने आदेशित किया। अब ये संक्षेपिका बन के MIC मेयर इन काउंसिल और विशेष सामान्य सभा में जाएगा। वहाँ से जो है फिर राज्य शासन को जाएगा। टर्म्स ऑफ कंडीशन के साथ अब मुक्तिधाम का विकास चालू होगा। अजय चौहान का पर्टिकुलर क्या इंटरेस्ट है? उनका इंटरेस्ट ये है कि वो चाहते हैं कि जिस भिलाई में मैंने एक नॉर्मल व्यक्ति से आज एक बड़ा बिजनेसमैन बना हूँ, और उनका जो घर भी है मुक्तिधाम के सामने है, तो वो चाहते हैं कि मैं मुक्तिधाम को करूँ और मैं माता पिता की स्मृति में करूँ। पहले भी उन्होंने एक मंदिर बनाया है अपने माता पिता की स्मृति में, तो वैसे ही वो चाहते हैं कि वहाँ पे बस उनके माता पिता की स्मृति में वो बना दूँ, ताकि एक अच्छा संदेश जाए उनका, उनके परिवार का। और हम भिलाई के वासियों की तरफ से अजय चौहान जी का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक बड़ा पहल किया। क्या स्वरूप रहेगा? स्वरूप क्या रहेगा? स्वरूप ये रहेगा कि मैंने भी पूरा आपको डिटेल्स दिए हैं। उसमें पूरे गार्डन रहेंगे, हॉल रहेंगे, जो है टाइल्स, मार्बल, पूरे शेड बनेंगे। आप जब अंदर जाएंगे तो आपको ये फील आएगा कि आप कोई बड़े उच्च संस्थान में चले गए हैं। वो वाला फीलिंग आपको आएगा उसके अंदर जाने के बाद, क्योंकि इतने पैसे खर्च हो रहे हैं। आप वॉशरूम जो बन रहे हैं वो वॉशरूम जो है एयरपोर्ट के तर्ज पे बन रहे हैं, और हाउस कीपिंग का काम करना, मतलब इतने वेल डेवलप होगा मुक्तिधाम, जो मुझे लगता है कि भारत देश में आज जो लोग कहीं कहीं का नाम लेते हैं वो सब भूल जाएंगे, और एक कहीं ना कहीं लोग मुक्तिधाम देखने बाहर राज्यों से रामनगर आए। अजय पीपी मॉडल में बनाया जा रहा है? नहीं, पीपी मॉडल नहीं, अब पीपी मॉडल कैंसिल हो गया, अब सिर्फ अजय चौहान है। इसमें आपका भी योगदान नहीं है? नहीं, मेरा योगदान ये है कि पहल मैंने की। अगर मैं पहल ही नहीं करता, अगर ये सोच डेवलप नहीं करता, उद्योगपतियों के साथ मीटिंग्स नहीं करता, तो क्या ये संभव हो पाता कि कोई ऐसा आता? मेरी सोच की वजह से ये सब हो पाया। स्वर्ग जाने का रास्ता अच्छा हो जाएगा। वहाँ पे साथ में जो उस समय जो अव्यवस्थाएं रहती थी, गंदगी से भरा हुआ मुक्तिधाम होता था। हम लोग जब परिजन हम लोग जब परिजन जाते थे वहाँ पे, तो ये सोचते थे कि भाई अंतिम समय में भी व्यक्ति के आसपास साफ सफाई नहीं है,
अंतिम समय में भी जो है बुरी स्थिति है मुक्तिधाम की, तो इसलिए कम से कम स्वच्छ हो और वहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं परिजन, उनको कोई संक्रमित कोई बीमारी कोई ना हो। कुल कितनी राशि खर्ची होगी? 5 से 10 करोड़ रुपए। 5 से 10 करोड़? 10 करोड़। वैसे भी पहले से भिलाई में कई ऐसी चीजें मौजूद है जो भिलाई का गौरव कहलाती है। अब भिलाई का यह रामनगर मुक्ति धाम भी भिलाई के गौरव की लिस्ट में शामिल होने जा रहा है। इसके स्वरूप को देखने यकीनन पूरे देश से लोग जरूर आएंगे। एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। राजधानी रायपुर में जमीन विवाद को लेकर बुधवार की सुबह एक व्यक्ति ने अपने लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग कर डाली। सिविलाई थाना क्षेत्र के रविनगर रोड में जमीन से कब्जा हटवाने को लेकर हरदयाल नामक आरोपी ने फायरिंग की। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लाइसेंसी बंदूक को जब्त किया। सिविलाई थाने में फाजिया मेमन पति तबरेज मेमन पुरानी मस्जिद के पीछे रविनगर की रहने वाली है। उनका रविनगर रोड में स्थित जमीन को लेकर रविनगर निवासी हरदयाल सिंह से विवाद चल रहा था। बुधवार को उस जमीन की सीमांकन भी था, लेकिन सीमांकन के पहले ही फौजिया के ताले को तोड़कर हरदयाल ने अपना ताला लगा दिया था। प्रार्थिया मौके पर पहुंची तो आरोपी ने मेरी जमीन है कहकर लाइसेंसी बंदूक से उनको भगाने के लिए फायरिंग कर डाली। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर बंदूक को जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। ठीक। लगा दो। चल ए राम तू चालू कर, चल चालू करना, तू चालू कर, चल जा, चलो 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 जाओ चलो जाओ ये राम जाना, तू जो अंदर कर चल, अब तू करना। नहीं कोई मारपीट कर रहे हैं, देखिए क्या करेंगे, हम देंगे भी थाने में जाके। मारपीट पहले हाथ उठाया, नहीं क्यों? हम तो बोले उनको, हम तो बोले पहले जाओ थाने, हम तो बोले उनको। हमारी जगह है जी, हमारी जगह। चलो कोई बात नहीं, वो सब कोर्ट में। चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है ना, चलो सफाई करो। सामी भाई इधर जो खड़े होकर देख रहे हैं, इन लोगों को पहले हटाओ वहाँ से। चलो सफाई करो रोम, बात हो गया यार, गन लेकर आ रहा है बोल। चलो कोई बात नहीं, चलो यार चलो। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? चल नहीं बार चल चलो जा तू कर, राम अंदर, राम तू अंदर जा चल जा सफाई कर तू, दूर है तो जाओ, जा तू अंदर जा चल। नागपुर से कोलकाता जा रही फ्लाइट में बम की झूठी जानकारी देने के मामले में नया मोड़ आया है। इस केस में जिस व्यक्ति को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था वह इंटेलिजेंस ब्यूरो IB का अधिकारी है। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी को जायज ठहराते हुए दावा किया है कि उसने झूठी जानकारी दी थी। इस वजह से पिछले महीने नवंबर में 187 यात्रियों से भरी उड़ान की रायपुर में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने कहा कि पुलिस ने उसे हिरासत में लिए जाने के तुरंत बाद IB को सूचित किया और स्थानीय पुलिस और IB की संयुक्त टीम की ओर से उससे पूछताछ करने और उसकी ओर से शेयर की गई जानकारी को फर्जी पाए जाने के बाद ही उसे गिरफ्तार किया गया। और सूचना मिलते ही हम लोग की टीम जो है ATC से इन्फॉर्म होने के बाद पहुंची थी। उसमें बताया गया था कि एक IB का अफसर है, तो IB के अधिकारियों को भी इसमें सूचना दी गई थी। पुलिस और IB के अधिकारियों ने उससे ज्वाइंटली काफी देर तक पूछताछ की। उसने जो सूचना दी उसकी तस्दीक की गई, ऐसा कोई भी चीज उसमें नहीं पाया गया और उसमें ये पता चला कि इन्होंने ये खुद ही स्टोरी बनाई थी। और उसके बाद ज्वाइंटली इंट्रोगेशन के बाद FIR दर्ज किया गया और उसमें मामला दर्ज करके, चूंकि ये एक ऐसा प्रकरण था जिसमें एक व्यक्ति की गलत सूचना के कारण यात्रियों की जान खतरे में आ गई थी,
उसके तहत सिविल एविएशन एक्ट के तहत मामला और BNS की तरह के तहत मामला दर्ज किया गया। वो व्यक्ति को जेल भेजा गया और आज भी वो जुडिशियल कस्टडी में है। इस बीच उसने IB के अधिकारी होने का दावा करते हुए छूट लेने का प्रयास किया। मैं आपको बताऊं, ये पूरी तरह से जांच में पाया जा चुका है कि वो सूचना गलत थी। जो प्रोफेशनल तरीके से जो सूचना आती है, जो प्रोटोकॉल जो फॉलो होता है, वो भी फॉलो नहीं हुआ था और ये पूरी तरह से उनकी मनगढ़ंत स्टोरी थी और प्रॉपर जांच के बाद ही इसमें गिरफ्तारी की गई। क्या वजह क्या थी ऐसी सूचना देने की? कई बार ऐसी सूचनाएं आप देखते होंगे, चाहे वो ट्रेन या फ्लाइट की सूचनाएं आती है, लोग शरारत की वजह से भी देते हैं और कुछ न कुछ और भी उनका मोटिव रहता है। इसमें भी हम लोग जांच में देख रहे हैं। जहां तक हम लोग इनके रिकॉर्ड का देख रहे हैं तो इनका पहले भी कुछ ऐसा रिकॉर्ड सस्पिशियस पाया गया है, जो भी जांच में है। इंटरोगेशन के दौरान कोई बात सामने आई है? ये मामला पुराना हो चुका है। उस समय जब इंट्रोगेशन के समय हम लोगों ने अरेस्ट किया था, उसमें IB के अधिकारी भी थे और IB के अधिकारियों ने भी बताया कि इनको कोई सूचना नहीं मिल गई। उनका अपना प्रोटोकॉल होता है जिससे उन्होंने वेरीफाई किया और उसके बाद इसमें गिरफ्तारी की गई। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं।
इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड पीएचडी की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप इज फेमस फॉर इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स फैकल्टी, इट्स स्टूडेंट्स ग्रुप, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पति पर अवैध संबंध होने के शक के चलते विवाद पर शराब के नशे में पति ने अपनी पत्नी पर हंसिया से प्राणघातक हमला कर डाला। आस पड़ोस ने घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया।
दुर्ग के पंचशील नगर में शराब के नशे में पति ने अपनी ही पत्नी पर हसिया से प्राणघातक हमला कर डाला। इसके बाद घायल महिला को पड़ोसियों ने जिला अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया। वहीं आरोपी पति घटना को अंजाम देने के बाद वहां से भाग निकला। मामले में कोतवाली पेट्रोलिंग टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया, जहां पुलिस ने बताया कि आरोपी पति तुलसीदास निषाद बाजार चौक पंचशील नगर निवासी है। मंगलवार को आरोपी तुलसी निषाद शराब के नशे में देर रात घर पहुंचा। किसी अन्य से संबंध होने की शंका जताते हुए पति ने अपनी पत्नी दशरी निषाद से विवाद किया। इस पर आरोपी पति तुलसीदास निषाद गुस्से में आकर घर में रखे हसिया से दशरी निषाद पर प्राणघातक हमला कर दिया। इससे दशरी निषाद को पीठ, हाथ आदि में चोटें आई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। रायगढ़ जिले में एक शख्स को बंधक बनाकर कपड़े उतरवाकर बेल्ट से बेरहमी से मारपीट करने का वीडियो वायरल होने के बाद रायगढ़ पुलिस एक्शन मोड में आते हुए अलग अलग धाराओं में अपराध दर्ज करते हुए कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनका जुलूस निकाला, ताकि अपराधियों में पुलिस को लेकर खौफ बना रहे। ये कार्रवाई बदमाश बंटी साहू उर्फ रावण और उसके गैंग पर शिकंजा कसने के तहत की गई। पीछे पीछे कैमरा पीछे। चलो चलो लाइन से चलो। बाकी बाकी तो दूर हो जाओ ना, दूर हो जाओ, आ जाओ, दूर आ जाओगा। अरे आ जाओ पीछे आ जाइए, पीछे आ जाइए। कानून हमारा बाप है, जुल्म करना पाप है। कानून हमारा बाप है, जुल्म करना हमारा बाप है। जुल्म करना पाप है। कानून हमारा बाप है, जुल्म करना पाप है। कानून हमारा बाप है, जुल्म करना पाप है। कानून हमारा बाप है, जुल्म करना पाप है। कानून हमारा बाप है। दुर्ग के जेवरा सिरसा चौकी अंतर्गत मामूली विवाद पर पति ने पत्नी पर ब्लेड से वार कर दिया। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। शराब पीकर घर क्यों आए हो कहना पीड़िता को भारी पड़ गया। आरोपी पति ने इतना सुनते ही ब्लेड एवं हाथ में पहने चूड़ी से पीड़िता पर वार कर डाला। इससे पीड़िता को हाथ, चेहरे, गले में चोटें आई है। प्रार्थिया की शिकायत पर जेवरा सिरसा चौकी पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया और उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने बताया कि प्रार्थिया रूपा नेताम निवासी भटगांव वार्ड चौकी जेवरा सिरसा ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वह अपने पति व 3 बच्चों के साथ रहती है। 8 दिसंबर की रात उसका पति आरोपी शिव प्रसाद नेताम शराब पीकर घर आया। इस पर रूपा ने कहा कि तुम शराब पीकर घर क्यों आए हो। ये कहने पर आरोपी पति आक्रोशित होकर कहा कि तुम घर से भाग जाओ, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रखूंगा और दूसरी शादी करूंगा कहकर आरोपी गाली गलौज करने लगा। जब पीड़िता ने गाली देने से मना किया तो आरोपी ने उस पर वार कर दिया। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग से 300 किलोमीटर दूर दराज बस्तर गरीब आदिवासियों के क्षेत्र में PV60 यशवंत नगर में श्री राधा विनोदाश्रम है, जो मानव सेवा के लिए समर्पित है। इस आश्रम का उद्देश्य उस बीहड़ क्षेत्र के आसपास बसे गरीब आदिवासियों के गांव में तरह तरह की सहायता पहुंचाना है।
शिविर का आयोजित कर निःशुल्क वस्त्र वितरण, मेडिकल कैंप के माध्यम से उन ग्रामीण आदिवासी लोगों के चिकित्सा करवाना तथा उन्हें निःशुल्क दवाई देना आदि था। ये आश्रम गरीब बच्चों के लिए स्कूल भी चलाते हैं एवं आदिवासी गरीब बच्चों को शिक्षा देते हैं। उनको निःशुल्क पुस्तक, कॉपी, पेन आदि का भी वितरण यहाँ पर किया जाता है। छत्तीसगढ़ दुर्ग से 300 किलोमीटर दूर दराज के बस्तर गरीब आदिवासियों के क्षेत्र में PV 60 यशवंत नगर में श्री राधा विनोद आश्रम स्थित है। यह आश्रम मानव सेवा के लिए समर्पित है। इस आश्रम का उद्देश्य उस बिहड़ क्षेत्र के आसपास बसे गरीब आदिवासियों के गांव में तरह तरह की सहायता पहुंचाना है। शिविर को आयोजित कर बार बार ये निःशुल्क वस्त्र वितरण, मेडिकल कैंप के माध्यम से उन ग्रामीण आदिवासियों की सेवा करते हैं और इसके साथ ही निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध करवाकर उन्हें निःशुल्क दवाइयाँ भी वितरित की जाती है। यह आश्रम गरीब बच्चों के लिए स्कूल भी चलाता है और साथ ही आदिवासी गरीब बच्चों को शिक्षा देता है और उनको निःशुल्क पुस्तक, कॉपी, पेन आदि भी वितरित करता है ताकि वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। ये सब काम आश्रम को संचालित करने वाले मानवता के लिए समर्पित ब्रह्मचारी साधु संत लोग विभिन्न शहरों के डॉक्टर, नर्स, समाजसेवी तथा दानदाताओं से संपर्क करके करते हैं और उनसे सहयोग मांगते हैं। इस तरह उनके निस्वार्थ सेवा भाव को देखते हुए बहुत से डॉक्टर, नर्स, समाजसेवी व व्यवसायी उद्योगपति लोग बीच बीच में सहर्ष दान तथा सहायता करते ही रहते हैं। कुछ अनुदान बाहर से जरूर मिलता है, लेकिन आश्रम चलाने के लिए वो अपर्याप्त है। कई सहृदय डॉक्टर खुद आग्रह करते हुए आश्रम के माध्यम से गरीब आदिवासी ग्रामीण लोगों को चिकित्सा मुहैया करवाते हैं और कुछ व्यवसायी लोग कंबल, गर्म कपड़ों का वितरण, अन्य वस्त्रों का वितरण कर यहाँ पर दान देते हैं। उन आदिवासी गरीबों में बांटने के लिए ऐसा दान दिया जाता है। इसी कड़ी में राधा विनोद आश्रम की ओर से 9 दिसंबर को आदिवासी गांव नागेड़ा में एक शिविर का आयोजन किया गया था। इस शिविर में गरीब आदिवासियों के लिए जो वस्त्रों का वितरण किया गया था वह दुर्ग के जाने माने व्यवसायी कैलाश कुमार जैन बरमिचा ने मुक्तकंठ साहित्य समिति के माध्यम से निःशुल्क वस्त्रों का वितरण करवाया। कैलाश कुमार जैन बरमिचा द्वारा दान में दिया गया वस्त्रों का वितरण हेतु मुक्तकंठ साहित्य समिति के अध्यक्ष गोविंद पाल उनका प्रतिनिधि बनकर गरीब आदिवासियों में वस्त्र वितरण किया। इसके अलावा मेडिकल कैंप आयोजित किया गया था। इसमें रायपुर के MBBS MD डॉक्टर R.K. दास एवं उनका पूरी टीम यहां पर पहुंचकर लगभग 150 से अधिक ग्रामीणों को सेवाएं दी और उनका स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर उन्हें दवाइयां दी। इसके अलावा उस क्षेत्र में कई पढ़े लिखे युवा लोगों की मदद की गई। इस मौके पर वृंदावन आश्रम इस्कॉन कमेटी के चेयरमैन स्विट्जरलैंड से विंदा देवी दासी परिवर्तित नाम शिविर में उपस्थित होकर समस्त कार्यों में हाथ बटाया। शिविर में उपस्थित होकर सहयोग करने वालों में से प्रमुख रूप से पुलिन बिहारी पाल, सत्येंद्र गाइन, परितोष सरकार, सुबीर राय, हरीश भास्कर के अलावा आश्रम के संत ब्रह्मचारियों में विष्णुदास, उत्तम दास के अलावा देवाशीष मल्लिक, निमाई मंडल, अमल सरकार, नताशा तालुकदार, पिया सरकार, रूपानी सरकार, रिंकी पांडे, रेखा सरकार सहित आदि लोगों ने इसमें भरपूर सहयोग दिया। ACN न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ACN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।